वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित एमबीए कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल के छत पर चार दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाएं, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना ज़रूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वो बात, हाँ, वो बात हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाज़ें आने लगी। चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी ज़्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय? और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब ज़रूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज़ और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह?
उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाज़ा खोल। वो आवाज़ अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाज़ा खोल। वो भयानक आवाज़ फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। तू? देवेश की आवाज़ में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी।
अब मैं बदला लूंगा, उस साय ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, जाने दे भाई, प्लीज प्लीज, देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राज़ी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश, ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहाँ से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रास्ते कहीं नहीं जाते साहब, जाना आपको ही पड़ेगा। कार वाले से बोलकर रघु वापस अपनी कार ठीक करने लगा। कार वाले का परिवार को बड़ा अजीब लगा। तभी वो कार वाला बोला, अरे भाई इतना उखड़ क्यों रहे हो? रात का अंधेरा है, अनजान शहर, अनजान हाईवे, रास्ता नहीं मालूम था तो पूछ लिया। देखिए एक काम करिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक होटल है, आप वहाँ चले जाइए और सुबह होते ही निकल जाइएगा। रघु की बात सुन कार वाला बोला, अच्छा चलता हूँ भाई,
अगर आपको कहीं लिफ्ट दे दूँ क्या? इस पर रघु बोला, नहीं नहीं, मेरी गाड़ी हमेशा ख़राब होती रहती है और मैं हमेशा इसे ठीक करता रहता हूँ। कार वाले की पत्नी उससे कहती है, सुनिए, आप यहाँ से चलिए, मुझे ये आदमी सही नहीं लगता, पता नहीं कब से अजीब अजीब बातें कर रहा है। कार वाला अपनी गाड़ी लेकर चल देता है और रघु उन सबको जाते हुए देखकर हंसने लगता है। कार वाला पीछे पलट कर देखता है तो रघु अपनी गाड़ी के साथ गायब था। वो अपनी पत्नी को बताता है तो वो कहती है, लगता है आपने चढ़ा रखी है, शायद उसकी गाड़ी ठीक हो गई होगी, वो चला गया होगा। कार वाला चुपचाप था क्योंकि उसे विश्वास था कि जो उसने देखा वो सच है। आगे जाते हुए रास्ते पर एक हिरन बीच सड़क पर आ गई और उसने झटके से गाड़ी रोकी। तब तक गाड़ी एक पेड़ से टकरा चुकी थी। उनके बच्चों की नींद इस अचानक झटके से खुल गई और वो घबराकर कार से बाहर निकले। उनके माता पिता भी निकले लेकिन माँ नहीं निकली, वो बैठी रही। तभी एक बच्चा बोला, पापा ये क्या हुआ, हिरन तो मर गया। इस पर कार वाला बोला, हाँ बच्चों जल्दी करो, कार में बैठो, हमें निकलना होगा यहाँ से। वो सब जल्दी से कार में बैठते हैं और कार स्टार्ट करने लगते हैं, पर कार अब चालू ही नहीं हो रही थी। सब परेशान हो गए और लगभग आधे घंटे तक वो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहे पर कार चालू ही नहीं हुई। अचानक उधर से रघु कार से गुजरा और उनको देखकर अपने हाथ को हेलो में हिलाया। कार वाला उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश किया पर वो रुका ही नहीं, वो हंसता हुआ आगे निकल गया। ये देख कार वाला और उसकी पत्नी एकदम हताश होकर इधर उधर देखने लगे। अब उन्हें डर भी लग रहा था और डरे भी क्यों ना, आखिर वो एक घने जंगल के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे हाईवे पर खड़े थे जहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई वाहन, सिर्फ डरावना जंगल और उनसे आती भयानक अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें जिसे सुनकर बच्चे डर रहे थे और दोनों पति पत्नी भी सहमे हुए थे। ऊपर से उस रघु की अजीबोगरीब हरकतें उनको डराने के लिए काफ़ी थी। पापा हमें डर लग रहा है, यहाँ से जल्दी चलिए। इस पर कार वाला बोला, हाँ बेटा, कार में कुछ दिक्कत आ गई है, तुम लोग बैठो, मैं मैकेनिक देखने जाता हूँ। सुनो बच्चों, तुम अंदर ही बैठे रखना और सुनो, तुम बच्चों का ख्याल रखना। वो अपनी पत्नी से कहता है और सड़क पर आगे बढ़ता है। सड़क एकदम सुनसान, सिर्फ लाइटों की रोशनी और अजीब आवाज़ें। वो पढ़ते हुए भी डर रहा था। तभी अचानक उसे सामने से एक साया नज़र आता है। उसे देखकर वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और पूछता है, अरे सुनो, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? वो अजीब साया पूरे सफ़ेद कपड़े पहने, मुंह पर ओढ़नी की तरह, सर पर साड़ी लिए हुए वो एक महिला लग रहे थे। वो कार वाला फिर उससे पूछा, अरे आप बताते क्यों नहीं? अगर कोई नहीं भी है तो बता दीजिए। इस पर वो साया बोला, बाबू यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हाँ तुम मेरे घर चलो, आज रात मैं तुम्हें वहाँ बिताने दे सकती हूँ। इस पर कार वाला बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी है, कहकर वो जल्दी से वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया और वो साए के सर से हवा से पल्लू हट गया तो अचानक से उसका शरीर उस आदमी को नजर आने लगा। कार वाला उसका शरीर देखकर पूरी तरह से चौंक गया। उसका पूरा शरीर तो था मगर उसका सिर ही नहीं था और वो साया तभी एकदम से गायब हो गया। कार वाला पलट कर देखा तो फिर वहाँ अब कोई नहीं था। वो सोचने लगा,
कि ये सब कैसी घटनाएं उसके साथ घट रही है। कहीं ना कहीं वो भी अब डर रहा था। उधर कार में उसके परिवार के साथ भी। मम्मी, वो सड़क पर कौन औरत चल रही है? तभी उनकी मम्मी, जिनका नाम रीता था, उन्होंने कहा, कौन बेटा? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ मम्मी, वो देखो, सच में वो जा रही है वहाँ पर। इशारा करते हुए उसके एक बच्चे ने कहा। अरे हाँ, वो तो एक औरत है, रुको मैं उससे पूछती हूँ। वो कार से उतरकर उसे आवाज़ लगाती है और रोकते हुए कहती है, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। और वो औरत उसकी आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ने लगती है। रीता सड़क पार करके उस बेहद काली रात को उस घने काले जंगल में उस औरत को रोकने के लिए जाती है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? कब से कह रही हूँ रुक जाओ रुक जाओ, पर तुम रुकती क्यों नहीं? कहते हुए वो तकरीबन 50-60 मीटर आगे जंगल में बढ़ चुकी थी। तभी अचानक वहाँ वो देखती है कि वो साया एकदम से गायब हो चुका था। वो इधर उधर घबरा कर देखने लगती है और सोचने लगती है कि वो अचानक से कहाँ चली गई। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वो धीरे धीरे डरते डरते पीछे देखती है और वो चीज़ एकदम से गायब हो जाती है। तभी उसे आगे की ओर एक झटका लगता है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गुजरा। वो तुरंत आगे घूमती है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। तभी सियारों के रोने की आवाज़ आती है। रीता डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी और उसे तभी अपने बच्चों का ख्याल आता है कि वो अपने बच्चों को कार में अकेले छोड़ आई। वो भागकर कार के पास पहुंचती है तो ये देखकर वो हैरान थी कि उसके दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो तुरंत चिल्ला चिल्ला कर उनको आवाज़ देने लगती है और रोने लगती है। उस सुनसान हाईवे और घने जंगल में उसकी आवाज़ पूरी तरह से गूंज रही थी। चट्टानों से लेकर सोए पक्षी पक्षुओं की आवाज़ उसकी चीख सुनकर जाग गए। रीता चिल्लाते चिल्लाते कार के पीछे वाले जंगल में पहुंच जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो कुछ ही दूरी पर वो साया फिर नज़र आता है। रीता उसे फिर से आवाज़ देती है पर वो साया बिना कुछ सुने और बोले बस आगे बढ़ती जा रहे थे। रीता उसके पीछे जाने लगती है। तभी किसी तरफ से उसके एक बच्चे की आवाज़ आती है। रीता घबरा कर चिल्लाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो महिला उस साए को छोड़कर अपने बच्चों को रोने की दिशा में भागती है और कुछ ही दूरी पर जाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका एक बेटा वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था जिसका सीना चीरकर दिल निकालकर किसी ने आधा खाकर वहीं लाश फेंक दिया था। वो दृश्य देखकर वो तो जैसे पागल सी हो गई और दहाड़े मार कर रोने लगी। वो दृश्य देखकर कोई भी हताश हो जाता। पीछे से रीता के कंधे पर तभी कोई हाथ रखता है और वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो उसका पति अनमोल था। तभी अनमोल कहता है, क्या हुआ? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो कार में होना चाहिए। तभी रीता ने सामने की तरफ इशारा किया। अनमोल ने देखा तो वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगा। कहीं दूर से फिर उसके दूसरे बेटे की चीख सुनाई दी और वो सुनकर अनमोल जल्दी से वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे उसके कपड़े नज़र आए। वो देखकर दोनों घबरा गए और वहीं पर बैठकर रोने लगे। तभी ऊपर पेड़ से एक लाश पेड़ की लताओं में लिपटे हुए नीचे गिरी और वो उसे देखकर चिल्ला उठे और जल्दी से लताओं को खोल कर देखे तो वही
उसका दूसरा बेटा था, वो भी मारा जा चुका था और उसकी हालत भी बिल्कुल पहले वाले बेटे की तरह हो गई थी। दोनों पति पत्नी एकदम डरकर और घबराकर बेतहाशा भागने लगे। तभी पत्नी का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। तभी उसके गले में एक फंदा आकर फंसा और वो ऊपर हवा में उठने लगी। अनमोल चिल्लाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तब तक उसकी पत्नी भी दम तोड़ चुके थे और फंदा ढीला होकर नीचे गिर गया। उसका पति उसकी सांसें देखता है मगर वो तब तक मारी जा चुकी थी। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने की आहट होती है। अनमोल घबराया हुआ पागलों की तरह भागने लगता है। वो भागते हुए अपने कार के पास पहुंचता है तो वो साया उसके पीछे वहां कार तक आ जाता है। उसे देखकर वो फिर सड़क की ओर भागता है और जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचता है उसे एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी उड़ाते हुए आगे चली जाती है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रघु की ही थी जो इनसे शुरुआत में मिला था। तभी रघु के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरती है और रघु अपने आप से ही कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर मरने के लिए। और फिर कुछ ही दूर आगे जाकर रघु समेत वो गाड़ी हवा में जैसे गायब सी हो गई, जैसे पहले वहाँ वो थी ही नहीं।